अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं समर अब्बास। कतर में इसराइली हमले के बाद मशरक़ वस्ता में जहां कशीदगी बढ़ गई है, वहां आलमी तनाज़ात को हल करने के लिए सालसी की कोशिशों को भी शदीद धचका पहुंचा है। गो के आलमी ताकतें और बिलखुसूस अमरीका इस नए तनाज़े को ठंडा करने के लिए अपने तहत इक़दाम कर रहा है, लेकिन अमरीका के ये इक़दाम उस वक्त तक रस्मी तस्वुर किए जाएंगे जब तक इसराइल की इस बेइजाज़ारहियत पर हकीकी एक्शन नहीं लिया जाता। इस मुतालिक अमरीका के अपने इत्तेहादी बिलखुसूस खलीजी ममालिक भी तज़ब्ज़ुब का शिकार दिख रहे हैं। गो के गुज़िश्ता शब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और कतरी वज़ीर आज़म की वाशिंगटन में अहम मुलाकात हुई है। ताहाल इस मुलाकात से मुतालिक कोई तफसीलात मंज़र आम पर नहीं आई हैं। सिर्फ ये पेशरफ हुई है कि अमरीकी सदर ने अपने वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो को इसराइल भेजने की हिदायत दी ताकि वो इसराइली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू को खुसूसी पैगाम पहुंचाएं। दूसरी जानिब दोहा में कल एक हंगामी अरब इस्लामी वज़ीर ख़ारजा का इजलास होने जा रहा है, जिसमें इसराइली जारहियत और कतर पर हमले के खिलाफ करारदाद पर गौर किया जाएगा। इस इजलास के बाद पीर को अरब इस्लामिक सरबराही इजलास भी मुनक्कद होगा। कतरी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान ने इसे अरब और इस्लामी दुनिया की यकजहती करार देते हुए कहा है कि यह इजलास इसराइली बर्बरियत के खिलाफ इज्तिमाई लाया अमल की तैयारी के लिए इंतहाई अहमियत रखता है। जहाँ खलीजी ममालिक कतर पर हमले से मुतालिक अपनी हिकमत अमली तैयार कर रहे हैं, वहाँ कतर को दीगर ममालिक की भी भरपूर सपोर्ट मिल रही है। बिलखुसूस पाकिस्तान की जानिब से कतर की हिमायत और इसराइल की शदीद मुखालफत की किसी से ढकी छुपी नहीं है और पाकिस्तानी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी सरबराही इजलास में शिरकत के लिए कतर जाएंगे। इससे कबल आज पाकिस्तानी वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने मुस्लिम उम्मा को खबरदार करते हुए कहा है कि इसराइल अपना दायरा वसी करता जा रहा है, अब जिम्मेदारी मुस्लिम उम्मा पर आ गई है। ख्वाजा आसिफ का मजीद कहना था कि गजा और दीगर ममालिक पर इसराइली हमले बड़ी ताकतों की सरपरस्ती में हो रहे हैं। गजा पर मजालिम की मिसाल दुनिया की तारीख में नहीं मिलती। बड़ी ताकतों ने अरबों डॉलर का असलहा इस कत्लेआम के लिए इसराइल को मुहैया किया। ख्वाजा आसिफ का मजीद कहना था कि सबको मालूम है कि इसराइल की पुष्टपनाही कौन कर रहा है, ये एक हकीकत है। उसके पीछे बरतानवी और अमरीकी हुकूमतें हैं। अक़वाम मुत्तहिदा में जो वोट पड़ा है सबको मालूम है। वफाकी वजीर ने कहा कि मुस्लिम उम्मा को अपने गिरबान में झांकना चाहिए। मुस्लिम उम्मा को जागना पड़ेगा। पूरी मुस्लिम उम्मा के सामने सिर्फ एक मिसाल है और वो पाकिस्तान है। पाकिस्तान के पास वसाइल कम है, लेकिन अपने से 5 गुना बड़े दुश्मन को शिकस्त दी। उनका कहना है कि उम्मत मुस्लिमा को पाकिस्तान को फॉलो करना चाहिए, पाकिस्तान को मिसाल बनाकर मुत्तहिद होना चाहिए। एशिया के अंदर नया पावर सेंटर तश्कील पा रहा है, वो मुस्तकबिल है। क्योंकि आलमी और खुसूस मुस्लिम दुनिया में पाकिस्तान का दिफाई और सिफारती कद तबाना हुआ है, लेकिन भारत वो मक्कार और चालाक दुश्मन है जो हालिया जंग में इबरतनाक शिकस्त के बाद पाकिस्तान के खिलाफ मुसलसल साजिशों में मुलव्वस है। बदकिस्मती से इन भारतीय साजिशों में पाकिस्तान का एक और पड़ोसी मुल्क अफगानिस्तान भी अपना हिस्सा डाल रहा है, जिसकी वजह से पाकिस्तान को भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी का चैलेंज लाहक है। और अब की बार पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को भी दो टोक अंदाज में खबरदार कर दिया है कि उसको खारजियों और पाकिस्तान में से किसी एक का इंतखाब करना होगा। वाज़ेह रहे खैबर पख्तूनख्वा के जिला बाजोड़, जनूबी वज़ीरिस्तान और लोअर दीर में मुख्तलिफ ऑपरेशन में भारतीय हिमायत याफ्ता 45 दहशतगर्द मारे गए हैं, जबकि 19 सिक्योरिटी एहलकार भी शहीद हुए हैं। ISPR के मुताबिक 10 से 13 सितंबर के दौरान जिला बाजोड़ और जनूबी वज़ीरिस्तान में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन हुए हैं। ISPR के मुताबिक जिला बाजोड़ में ऑपरेशन के दौरान भारतीय हिमायत याफ्ता 22 अस्करियत पसंदों को मारा गया, जबकि जनूबी वज़ीरिस्तान में होने वाली झड़प में सिक्योरिटी फोर्सेज ने मजीद 13 खारजियों को हलाक किया। ताहम इस कार्रवाई में 12 सिक्योरिटी एहलकार भी शहीद हुए। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेज ने खुफिया इत्तलात पर लोअर दीर में भी ऑपरेशन किया, जहां भारतीय हिमायत याफ्ता 10 ख्वारिज हलाक हुए, जबकि इस कार्रवाई के दौरान 7 फौजी जवान शहीद हुए। दूसरी जानिब इस कार्रवाई के बाद आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने बन्नू का दौरा किया और दहशतगर्दी से मुतालिक आला सतह के इजलास में शिरकत की। इस मौका पर गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आज़म ने अफगानिस्तान को खबरदार भी किया और मशवरा भी दिया कि उसको भारतीय स्पॉन्सर्ड खारजियों या पाकिस्तान में से किसी एक को चुनना होगा। जो भी खारजियों और हिंदुस्तान की दहशतगर्द प्रॉक्सियों की सहूलतकारी और मामला फहमी की बात करता है, वो उन्हीं का आलाकार है और उसे भी उसी जुबान में जवाब दिया जाएगा जिसका वो हकदार है। मैं आज अफगानिस्तान की हुकूमत को वाज़ेह तौर पर पैगाम देना चाहता हूँ कि वो दो चीज़ों से एक का इंतखाब करें, या पाकिस्तान के साथ सही एक दिल के साथ, अगर वो पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात कायम करना चाहते हैं तो आएँ, हम उसके लिए तैयार हैं। लेकिन अगर उन्होंने दहशतगर्दों का साथ देना, उनकी पुष्टपनाही करनी है, तो फिर हमें फिर अफगानिस्तान की इंटरिम गवर्नमेंट से कोई सरोकार नहीं। पर इंशाअल्लाह अफवाज पाकिस्तान, जवान, अफसर
और फील्ड मार्शल की सरबराही में इंशाअल्लाह हर सूरत में इन दहशतगर्दों का खात्मा होगा। इस्लामाबाद ने बारहा कहा है कि अफगानिस्तान अपनी सरजमीन इस्तेमाल करने वाले उन शिद्दत पसंदों को निकालने में नाकाम रहा है जो पाकिस्तान पर हमला करते हैं, जबकि काबुल के हुक्काम इन इल्जामात को मुस्तरद करते हैं। AFP के मुताबिक 1 जनवरी से अब तक मुल्क भर में खारजी दहशतगर्दों के हमलों में तकरीबन 460 अफराद जान से जा चुके हैं, जिनमें ज्यादातर सिक्योरिटी फोर्सेज के एहलकार शामिल हैं। इस्लामाबाद में कायम सेंटर फॉर रिसर्च एंड सिक्योरिटी स्टडीज के मुताबिक गुज़िश्ता साल पाकिस्तान में तकरीबन एक दहाई के बाद सबसे ज्यादा जानी नुकसान हुआ, जिसकी तादाद 1600 से जायद थी, जिनमें से तकरीबन निस्फ फौजी और पुलिस एहलकार थे। इन तमाम मामलों पर मजीद बात करेंगे। मैं ज्वाइन किया है साबिक सेक्रेटरी खारजा एजाज चौधरी ने। बहुत शुक्रिया एजाज चौधरी साहब, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। सबसे पहले तो हम बात करेंगे जरा अफगानिस्तान और पाकिस्तान के हवाले से और दहशतगर्दी के मसले पर बाद में हम बात करेंगे। जो अरब इस्लामिक समिट होने जा रहा है कतर के अंदर, ये बताएगा कि आज भी 19 हमारे जवान शहीद हुए हैं दहशतगर्दों से लड़ते हुए। वो दहशतगर्दी जो कि भारत अफगानिस्तान के जरिए पाकिस्तान में करवा रहा है, क्या कहेंगे? आज तो पाकिस्तान ने बड़े दो टोक अल्फाज में वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को पैगाम दिया है कि आपको पाकिस्तान या खादियों में से किसी एक का इंतखाब करना पड़ेगा। तो ये किस तरफ जा रहे हैं हालात, और अफगानिस्तान को क्या अब कोई फैसला कौन इकदाम नहीं उठाने पड़ेंगे? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अफगानिस्तान की तालिबान की हुकूमत ने बदकिस्मती से इतने सालों में भी कुछ सीखा नहीं कि कैसे हमसायों के साथ रहना चाहता है, और वो हमसाया जो इनकी वजह से कई दहाइयों तक बदनाम रहा। हमारे लिए हम पे एक तोहमत लगती थी कि जनाब आप इनकी फैमिलीज इनको मेडिकल देते हैं, ये वो। पाकिस्तान सिर्फ ये चाहता था कि अफगानिस्तान पुरअमन हो जाए, और जब वो हुआ तो इनके जो अतवार हैं वो बहुत ही अफसोसनाक हैं। और मैं समझता हूँ कि चीन ने भी कोशिश की, एक मई में एक मीटिंग की, चीन ने इनको समझाया कि देखो आप ये काम ना करो, दहशतगर्दी के लिए ना उनके पास स्पेस है ना पाकिस्तान के पास है, आप मत करें। लेकिन बड़ी बदकिस्मती है कि ये लोग समझते नहीं है, बल्कि इनके बयानात बड़े अजीब से हैं, और ये इस तरह का तासुर देते हैं कि जी ये आपका काम है उनको रोकना, हमारा तो हम जो करें सो करें, आपका कोई लेना देना नहीं। देखिए इस तरह चलते नहीं आज का हकम साइगी। और हमने मैं समझता हूँ कि बहुत वक्त दे दिया है अफगानिस्तान को, लेकिन साथ ही साथ मैं इसका हामी रहा हूं कि इनके साथ चैनल्स बंद ना करें। जो हिंदुस्तान पाकिस्तान के साथ कर रहा है वो ना करें, चैनल्स इनके साथ खुले रखें, दबाव डालें, चीन का भी दबाव डालें, पूरी जो इनके बाकी जितने हमसाए हैं उनका भी दबाव डालें, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ दबाव की जबान समझते। बड़ी बदकिस्मती है, तो वो ये समझते हैं, गलत फहमी है उनको कि हम अगस्त 2021 में बंदूक के जोर पर आए थे काबुल। वो बंदूक के जोर पर नहीं आए थे, वो उस वक्त अमेरिकी जाना चाह रहे थे वहां से, और इसलिए वो चले गए। आज भी वो वहां पे मौजूद होते तो ये जंग जारी होती। तो वो जाना चाह रहे थे, उसको उनके वापस भेजने में भी पाकिस्तान का बड़ा अमल दखल था। पाकिस्तान ने कहा कि नहीं आप सियासी हल ढूंढे। और जब ये सब कुछ हो गया तो अब आप ये समझते हैं कि उसी बंदूक के जोर पर हम पाकिस्तान को तंग कर रहे हैं। ये तो कोई बात नहीं है। बड़ी ही मैं कहता हूँ इखलाकी लिहाज से और किसी सूझबूझ के लिहाज से ये कोई अच्छी इनकी पॉलिसी नहीं है जी तालिबान की। हालांकि रिसेंटली पाकिस्तान ने बड़ी कोशिश की है, बड़ी एफर्ट की है अफगानिस्तान को जो है तरक्की में, खुशहाली में और इकोनॉमिक ग्रोथ के अंदर जो है वो शेयर्ड जो ग्रोथ है उसके लिए जो चाइना और पाकिस्तान ने मिलकर जो एंगेज किया अफगानिस्तान को, बड़ी उम्मीदें थी कि वो इस बात को समझेंगे। पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने यह भी ऑफर की थी अफगानिस्तान की में जो तालिबान की गवर्नमेंट है कि हम आपको 7 अरब देते हैं, आप जो TTP के लोग हैं उन्हें यहाँ से उठा के पाकिस्तान के बॉर्डर से दूर कहीं इनकी आबादकारी कर दें, इनके वहाँ पे आप स्कूल बनाएं, इनके अस्पताल बनाएं, इनके मदारिस बनाएं, इनको वहाँ पे इनकी आबादकारी कर दें। लेकिन वो बात भी शायद नहीं उनके पल्ले पड़ी। नहीं समझिए ना जी, वही मैं आपको बताऊं कि उनके ऊपर एक जोम है, जो गलत जोम है कि हम बंदूक के जोर पे हर चीज करेंगे। पाकिस्तान के साथ इनके वैसे ही इतने तजारती इक्तिसादी तारीखी ताल्लुकात हैं, आपको प्यार मोहब्बत से ज्यादा फायदा है। TTP ने आपको क्या देना है? ठीक है, मैं एक बात समझता हूँ कि उनको ये खौफ है कि TTP IS के ज्वाइन कर जाए है? लेकिन उसके कई रास्ते हैं। पाकिस्तान मदद करने को तैयार है, चीन मदद करने को तैयार है, उसके कई रास्ते हैं कि TTP का। लेकिन ये क्या बात आपने की है कि आप बैठे ये पाकिस्तान के ऊपर हमले कर रहे हैं, जबकि पाकिस्तान प्यार और मोहब्बत की बात कर रहा है। तो मुझे तो सच्ची बात है कि इनकी इन्हीं हरकत की वजह से दुनिया का कोई मुल्क इनको रिकग्नाइज करने को तैयार नहीं है। ठीक, डील तो सारे कर रहे हैं ना, डील तो दुश्मन के साथ भी करना पड़ता है,
लेकिन रिकग्नाइज कोई इसलिए नहीं कर रहा, कोई तस्लीम इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि इनकी हरकत ऐसी हैं, औरतों के हवाले से भी, पॉलिटिकल अपोनेंट्स के हवाले से भी, और ये सही है। जो दहशतगर्दी में, और दोबारा बहुत बड़ा खतरा है कि ये एक बार फिर दहशतगर्दी की आमाजगाह बनता जा रहा है अफगानिस्तान, वहां ये सारे दोबारा दहशतगर्द वापस आ जाएंगे। तो मुझे नहीं पता कि तालिबान की क्या पॉलिसी है और वो सही क्या है। करना चाहते हैं। ये अच्छा, उन्होंने कंफ्यूज कर दिया सारी दुनिया। एजाज चौधरी साहब, एक तरफ तो कल जो मुस्लिम ममालिक के जो वज़ीर ख़ारजा हैं उनका एक अहम इजलास होने जा रहा है, जिसके बाद परसों जो है अरब इस्लामिक समिट होने जा रहा है, जिसमें इसराइल के मामले पर जो है फैसला कुन जो है डिस्कशन होगी और बड़े अहम फैसले किए जाएंगे। क्या समझते हैं आप, सिर्फ मजम्मतों तक ये मामला महदूद रहेगा या अब की मरतबा जो मुस्लिम ममालिक हैं वो कुछ ठोस इक़दाम भी उठा सकेंगे? होना तो चाहिए जी। अब और कितना पानी अब सर तक तो आ गया। हम्म। देखिए ना, ये तो बड़ा अरसा ये समझते रहे कि इसराइल ईरान को और ईरान इसराइल को न्यूट्रलाइज कर रहे हैं। हमें तो अमेरिका की सिक्योरिटी अम्ब्रेला मौजूद है हमारे लिए, हमें कोई फिक्र नहीं। हम तो अब्राहम अकॉर्ड की बात करें, हम तो आईमैक्स जो था, इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर की बात करें। अब उनको भी अंदाजा हो गया है कि जनाब इसराइल जो है वो एक हेजमॉन बनता जा रहा है, और अमेरिका की जो मिडल ईस्ट में पॉलिसी है उसका इंस्ट्रूमेंट है, बुनियादी इंस्ट्रूमेंट है। और नेतन्याहू साहब जो ग्रेटर इसराइल का नक्शा लिए फिरते हैं जेब में, वो कोई मजाक नहीं है, वो उनका एम्बिशन है, वो उनका डिजायर है। और उस नक्शे में आपने देखा होगा कि सऊदी अरब का भी कुछ हिस्सा उन्होंने जी शामिल हाँ। किया हुआ। तो चुनांचे इसलिए इनके लिए अब बहुत जरूरी है कि अब ये कुछ करें। जो कतर पे आज हुआ कल किसी और पे भी हो सकता है। तो दो बातें होंगी जी। पहली बात तो ये है कि कोई ना कोई जवाब जाना चाहिए उनकी तरफ। अभी तक तो कुछ नहीं हुआ, जी हाँ। ना किसी ने सफारतकार अपने वापस बुलाए, ना किसी ने कोई तजारत रोकी, ना एयरलाइंस की कोई फ्लाइट्स रोकी, कुछ भी नहीं। कोई पैगाम इसराइल को ऐसा नहीं किया जिससे ये लोग खफा हों। दूसरी बात यह है कि मीडियम टू लॉन्ग टर्म में अब यहाँ पे भी सवाल उठेंगे कि क्या अमेरिका का सिक्योरिटी अम्ब्रेला काफी है, क्या हमें मशरिक की तरफ देखना चाहिए, शुमाल की तरफ देखना चाहिए, रूस हो सकता है, चीन हो सकता है, हम क्या करें। तो ये भी एक उनको वो आ रही है, जेहन में आ रही है। तो परसों का दिन जब समिट होगी और कल जब प्रेपरेशन होगी, ये बहुत क्रिटिकल है। इसमें अगर इन्होंने कोई अमली इकदाम किए और खाली मजम्मत पे इक्तफा ना किया, कोई अमली इकदाम किए किसी भी किस्म के, तो एक बड़ा जोरदार पैगाम इसराइल को जाएगा सर, और अमेरिका को भी वो जाएगा। अमली पैगाम क्या हो सकते हैं? एक ऑप्शन जो डिस्कस किया गया था, जो ज़ेर गौर थी तजवीज़, वो था जी उनका मुआशी या उनके साथ तजारती बाइकआउट किया जाए। तो जो टोटल जो तजारत है जो इसराइल की एक्सपोर्ट्स हैं वो तकरीबन कोई 66 अरब डॉलर में से, तो टोटल जो मुस्लिम ममालिक के साथ तीन की अगर हम बात करें तो मिस्र के साथ 2.25 अरब डॉलर की है, तुर्की में जो उनकी एक्सपोर्ट्स हैं वो 1.73 अरब डॉलर की है, जबकि यूएई में 665 मिलियन डॉलर की है। ये तो कुछ भी नहीं है उनकी टोटल जो उनका ट्रेड वॉल्यूम है या फिर टोटल जो उनका एक्सपोर्ट वॉल्यूम है। ये कर भी दें बाइकआउट तो कोई इतना बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा, लगता है इससे हटके कुछ और करना पड़ेगा। जी देखिए ना, एक तो सिंबलिज्म भी तो होना चाहिए ना जी जी। हाँ। अभी तक तो कुछ नहीं किया, मतलब कोई किसी किस्म का सवाए कागजी मजम्मतों के जी हाँ। अभी तक कोई ऐसा एक्शन नहीं लिया। इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि एक तो यहाँ से इब्तदा करें और दूसरे सफारत खाने जो हैं वो अपने सफीर वापस बुलाएं, अपने सफारत खानों जी हाँ। सफारती ताल्लुकात भी कम करें, क्योंकि ये बड़ा अरसा लगा था ये सफारती ताल्लुकात बनने में। जी हाँ। अब ये ढहेंगे तो फिर इनको एक इसराइल को पैगाम जाएगा। अब रह गया कि जी क्या ये एक कॉमन डिफेंस कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते, उसकी एक इब्तिदा कर सकते हैं। देखे ना, खाली कतर 14 बिलियन डॉलर्स खर्च करता है दिफा पे। आपने शायद स्टैटिस्टिक्स जमा किए हो, पर मैंने सुना है कि तकरीबन इन सारी गल्फ रियासतों के 120 बिलियन डॉलर का तकरीबन। कोई नेटो की तर्ज का कोई इत्तेहाद भी बन सकता है ज्वाइंट डिफेंस के लिए? मेरा ख्याल है कि उस तरफ इनको जाना चाहिए, उस तरफ इनको जाना चाहिए, क्योंकि अगर ये नहीं करेंगे तो पैगाम जो है अधूरा रहेगा। हम्म। और उनको पैगाम जाना जरूरी है, अमेरिका के लिए भी बहुत जरूरी है ये पैगाम, ताकि अमेरिका को भी एहसास होना चाहिए कि ये खिता मेरे हाथ से निकलता जा रहा है, कल को ये कहीं और चले जाएंगे। तो इस वजह से ये दोनों मुल्कों को पैगाम देने के लिए इनको ये तीनों कदम करने चाहिए, किसी ना किसी किस्म का डिफेंस पोस्चर भी करना चाहिए। सही। दूसरा सर ये बताएं कि अमेरिका क्या इसराइल को रोक सकता है या रोकना चाहेगा? चूंकि पहले भी अमेरिका ने खुद तो लाताल्लुकी का ऐलान कर दिया कि हमारा कोई ताल्लुक नहीं था जो पहला अटैक किया गया। उसके बाद अमेरिका ने यह भी कहा कि दोबारा नहीं होना चाहिए, लेकिन इजरायली प्राइम मिनिस्टर ने फिर कहा कि हमें दोबारा जरूरत पड़ी हम फिर अटैक करेंगे।
कतर के अंदर ही हम दोबारा स्ट्राइक करेंगे, अगर हमें जरूरत पड़ी जो बंदे बच के हैं दोबारा हम उन पर अटैक करेंगे, तो वो तो फिर भी कह रहे हैं दोबारा हमले की बात कर रहे हैं। तो क्या अमेरिका रोक पाएगा आपकी बात? नहीं नहीं, अमेरिका उनके साथ है जी। जब वो ईरान पे भी इसराइल का हमला हो रहा था तो अमेरिका यही कह रहा था कि आप ना करें, इसराइल को कह रहे थे आप मत करें मत करें, और बाद में खुद उस पे हमले में शामिल हो गए, उन्होंने खुद जी हमला हाँ, कर ऐसा दिया। ही है। ये कोई हमें गलतफहमी नहीं होनी चाहिए, अमेरिका इसराइल के साथ मुकम्मल तौर पर जुड़ा हुआ है। किसी लिहाज से भी इसराइल कुछ भी नहीं कर सकता अगर अमेरिका साथ ना दे। अगर प्रैक्टिकली अमेरिका छोड़ दे और ये वाकई कहे कि जी अच्छा जी अब हम आपके साथ नहीं है, ये तीसरे दिन एकदम से घुटने टेक देंगे। इसलिए ऐसी बात नहीं है, अमेरिका उनके साथ रहेगा। अमेरिका को इसलिए फिक्र होनी चाहिए कि अब ये खित्ता उनके हाथ से फिसल रहा है और ये सही चला है, जाएगा इनके हाथ से अगर इन्होंने अपना रवैया ना बदला। और ये भी हो सकता है कि ये खित्ता अब ईरान के साथ भी एक कॉमन कॉज करे। सही ये है। अरब जो है ईरान के साथ जुड़ कर, और ये जो पहले गेम अमेरिका खेलता रहा कि ईरान और का एक ड्रावा रखा इसराइल को, जी हाँ, अरब मुल्कों को, और उन्होंने को मजबूर किया कि आप इतना इतना असला खरीदें, डिवाइड एंड रूल। लेकिन इतना इतना असला खरीद के बैठे हुए उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो इस वजह से अब ये वो भी मुझे मूवमेंट नजर आ रही है कि ईरान की तरफ भी इनकी इनके ज्यादा एडवांसेस होंगे जी। फाइनली सर ये बताएगा कि यूएनजीए में कल जो वोट हुआ है रेजोल्यूशन पे, पर्टिकुलरली फ़लस्तीन के मामले पर, आपको लग रहा है कि इसकी कुछ सिग्निफिकेंस इसकी क्या है प्रैक्टिकली? अगर हम बात करें डिप्लोमेटिक तो इसकी सिग्निफिकेंस है, अहमियत है, लेकिन प्रैक्टिकली इसका कोई फ़ायदा हो सकता है फ़लस्तीन की रियासत को या फ़लस्तीनियों को? देखिए, अभी तक अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल की बाइंडिंग करारदादें मौजूद हैं 70-80 साल से, जी हाँ, उनका तो कोई असर नहीं हुआ। अब यूएन जनरल असेंबली की एक करारदाद अगर आ जाती है तो ये तो पता चल जाता है कि दुनिया के अवाम जो है वो किधर खड़े हैं, यकीनन इधर खड़े हैं, लेकिन इसराइल परवाह थोड़ी कर रहा है इस बात ऐसा ही की। है। उन्होंने जो लिकुड पार्टी है 1978 से ये कह रही है कि हमें टू स्टेट सोल्यूशन नहीं मंजूर, हम तो एक स्टेट होगी, वो इजराइल की स्टेट होगी। तो चुनाचे सही है। मैं नहीं समझता कि इस किस्म की करारदादों से कुछ ज्यादा इसराइल उसको ज्यादा लिफ्ट कराएगा या कोई ठीक है, बहुत अहमियत देगा। वो अपनी पॉलिसी पे कायम है। ठीक है। बहुत शुक्रिया एजाज चौधरी साहब, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। नाज़रीन, आपको गुफ्तगू मुलाहिजा की साबिक सेक्रेटरी खारजा एजाज चौधरी की, जिनका कहना है कि ओआईसी अरब इस्लामिक समिट में मुस्लिम ममालिक को बड़े और ठोस फैसले करने होंगे, सिर्फ मजम्मतों से काम नहीं चलेगा। अब की मरतबा इसराइल के तोसी पसंदाना अज़ाइम को रोकने के लिए कंक्रीट स्टेप्स उठाने होंगे। प्रोग्राम में एक मुख्तर ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, बात करेंगे पाकिस्तान में माहौलियाती तब्दीली की वजह से जो इस वक्त सैलाब की सूरत हाल है। पंजाब और सिंध के कई इलाके सैलाब से बुरी तरह से मुतासर है। आपको अपडेट भी करेंगे सैलाब की ताज़ा तरीन सूरत हाल से, और आगे के वाले से पाकिस्तान को इक़दाम क्या उठाने हैं, बात करेंगे ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक। पंजाब में तबाही फैलाने के बाद सैलाब सिंध में भी जोर पकड़ने लगा है, जबकि हालिया सैलाब ने एक मरतबा फिर पाकिस्तान के कमजोर इंफ्रास्ट्रक्चर, माहौलियाती खतरात और हुकूमती नाअहली को नुमायां कर दिया है। पंजाब के कई अजला में दरियाए चनाब, सतलुज और रावी की तोग़यानी ने तबाही मचा रखी है, जहां उच शरीफ, जलालपुर, पीरवाला, शुजाआबाद और लोधरा समेत दर्जनों इलाके पानी में डूब गए। एक मुहतात अंदाजे और मुख्तलिफ रिपोर्ट्स के मुताबिक पंजाब में हालिया सैलाब के बायस 101 अफराद जमहक, 45 लाख अफराद और 5000 के करीब देहात मुतासर हुए हैं। दरियाए चनाब में सैलाब के बायस मजमूई तौर पर 2499 देहात मुतासर हुए। दरियाए सतलुज में सैलाब के बायस 701 देहात मुतासर हुए, जबकि दरियाए रावी में सैलाब के बायस 1458 मौजाजात मुतासर हुए। पंजाब में सैलाबी सूरत हाल के बायस मजमूई तौर पर 45,70,000 अफराद मुतासर हुए। सैलाब में फंसे 25,12,000 अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। सरकारी आदाद शुमार के मुताबिक पंजाब में दरियाए रावी, सतलुज और चनाब में आने वाले सैलाब ने अब तक 101 शहरियों की जान ले ली है, जबकि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के मुताबिक मुल्क भर में मजमूई तौर पर अमवात 950 से जायद हो चुकी हैं। अगर मुख्तलिफ मकामात पर नुकसानात की बात हो, उच शरीफ में सैलाब से 20 से जायद देहात के साथ जमीनी राब्ता मुनक़ता हो गया है, जहां अस्पताल, तालीमी इदारे और बुनियादी ढांचाजात भी सैलाब से मुतासर हुए हैं। दरियाए चनाब ने जलालपुर, पीरवाला में तबाही मचाने के बाद तहसील शुजाआबाद का रुख कर लिया है। शुजाआबाद शहर को बचाने वाले बंद में 250 फुट चौड़ा शगाफ पड़ गया और पानी शहर की जानिब बढ़ने लगा है, जबकि दर्जनों बस्तियां सैलाबी पानी में डूब गई हैं। मौजा धोंदू का बंद टूटने से मुतअद्दिद बस्तियां ज़ेरे आब आई हैं और पानी की बेरहम लहरें 138 बस्तियां बहा ले गई हैं। अलीपुर और सैदपुर के मुजाफाती इलाकों में बड़ा नुकसान हुआ है और हजारों एकड़ पर फसलें पानी की नजर हो चुकी हैं। लियाकतपुर में सैलाबी पानी से
21 मोजाजात मुतासिर हुए हैं। बहावलपुर के दही इलाके भी पानी के घेरे में आ गए, जहां 4 तहसीलों के 100 से ज्यादा देहात पानी में डूबे हुए हैं। ठोदरा में 2 हिफाजती बंद टूटने से पानी आबादी में दाखिल हो गया, जिसके बाद ड्रोन की मदद से पानी में घिरे अफराद को रेस्क्यू किया गया। सैलाबी रेले सूबा सिंध के जुनूबी हिस्से की तरफ बढ़ने लगे हैं। कोटकी में कच्चे के 20 से ज्यादा देहात जेरे आब आ गए हैं। कनकोट में कच्चे के 80% इलाके सैलाब की नजर हो गए हैं। और बाड़ो नौशेरो फिरोज में भी कई बस्तियां डूब चुकी हैं। दरिया सिंध में कुड्डू बैराज पर 15 सितंबर को इंतहाई ऊंचे दर्जे के सैलाब की सूरत हाल पैदा हो सकती है। फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन के मुताबिक कुड्डू बैराज पर पानी का बहाव बढ़कर 5,37,000 क्यूसेक हो गया है, जिसे ऊंचे दर्जे का सैलाब करार दिया गया है। सकर बैराज पर पानी की आमद 4,60,000 क्यूसेक रिकॉर्ड की गई है, जबकि कोटरी बैराज पर निचले दर्जे का सैलाब है। रियासत सिंध में कोट मिठन, राजनपुर, चाचड़ा शरीफ पर पानी की आमद में भी इजाफा हो गया है। पानी की सतह बुलंद होकर 11.4 फुट पर आ गई है। हेड पंजनत का सैलाबी रेला कोट मिठन के मुकाम पर दरिया सिंध में शामिल हो रहा है, जिसकी वजह से कच्चे के इलाकों में ऊंचे दर्जे का सैलाब है। दरिया चनाब में हेड पंजनत पर बहाव में कमी आना शुरू हो गई है, जहां पानी का बहाव तकरीबन 30,000 क्यूसेक कम होकर 6,33,000 पर आ गया है, मगर अब भी इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब बरकरार है। दरिया सतलुज की तोगयानी का जोर टूटने लगा है। गंडा सिंह वाला पर पानी का बहाव 78,000 क्यूसेक कम होने के बाद निचले दर्जे के सैलाब में तब्दील हो गया है। हेड सुलेमान की पर निचले और हेड इस्लाम पर दरमियानी दर्जे के सैलाब बरकरार हैं। वाज़ेह है कि सूबा सिंध 2022 में भी तबाहकुन सैलाब का शिकार हुआ था, जब मौसमियाती तब्दीली के नतीजे में होने वाली बारिशों और सैलाब से मुल्क भर में 1739 अफराद जान से गए थे। दूसरी जानिब इंडिया की जानिब से डैमों से छोड़े गए पानी ने भी इस सूरत हाल को मजीद खतरनाक बना दिया है, क्योंकि बारिशों के साथ साथ बैरूनी पानी के दबाव ने मुकामी इंतजामिया की मुश्किलात बढ़ा दी हैं। हुकूमती इदारों की जानिब से रिलीफ सरगर्मियां जारी हैं। पंजाब में 392 रिलीफ कैंप्स, 493 मेडिकल सेंटर्स और 422 वेटरनरी कैंप्स कायम किए गए हैं और अब तक 20 लाख से ज्यादा मवेशी महफूज मकामात पर मुंतकिल किए जा चुके हैं। ताहम मुतासरीन की तादाद इतनी ज्यादा है कि ये इक़दामात नाकाफी दिखाई देते हैं। फौज और रेस्क्यू इदारे ड्रोन और हेलीकॉप्टर्स की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन में मसरूफ हैं। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कसूर और जनूबी पंजाब के सैलाब मुतासरा इलाकों का दौरा किया और वाज़ेह किया कि मुल्क हर साल जानों और इमलाक के नुकसान का मुतहम्मल नहीं हो सकता, इसलिए ढांचा जाती तरक्की और बेहतर तर्ज हुक्मरानी नागुज़ीर हैं। फील्ड मार्शल ने बेहतर तर्ज हुक्मरानी और अवामी शमूलियत पर मबनी तरक्की की अहमियत पर जोर देते हुए कहा कि अवाम को सैलाब की तबाहकारियों से बचाने के लिए दरकार तमाम इक़दामात बशमूल ढांचा जाती तरक्की को तेज करना होगा। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल ने लाहौर, कसूर, मुल्तान, जलालपुर, पीरवाला के मुतासर इलाकों का फिजाई जायजा भी लिया। फील्ड मार्शल ने पाक फौज और इंतजामिया की जानिब से रेस्क्यू किए गए सैलाब मुतासरीन से मुलाकात भी की और सिविल इंतजामिया के अफसरान से गुफ्तगू भी की। अभी सैलाब से पैदा होने वाला एक बहरान काबू में नहीं आ पाया था कि अब एक और बहरान का खदशा पैदा हो गया है, जब पंजाब में 40 लाख से ज्यादा अफराद को मुतासर करने वाले सैलाब के बाद खदशा जाहिर किया जा रहा है कि उसके नतीजे में पानी, खुराक और मच्छर से फैलने वाली वबाई अमराज में इजाफा हो सकता है, क्योंकि सूबे के मुख्तलिफ अस्पतालों में मरीजों का बोझ बढ़ने की इत्तलात हैं। इत्तलात के मुताबिक सैलाब के दौरान डायरिया के फैलने से संगीन नतायज बरामद हो सकते हैं और उसके बाद डेंगू के फैलाव का भी खदशा है। आदाद शुमार के मुताबिक 1,58,000 सैलाब मुतासरीन मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला हैं, जिनमें डायरिया, जल्दी अमराज, आंखों और सीने की बीमारियों समेत कई दीगर अमराज शामिल हैं। सरकारी आदाद शुमार के मुताबिक पंजाब के बदतरीन मुतासरा अजला में अब तक 49,500 अफराद सीने के इन्फेक्शन, 43 अफराद तेज बुखार और फ्लू, जबकि 20,945 अफराद डायरिया में मुब्तला हो चुके हैं। दूसरी जानिब लाखों एकड़ फसलों के जेर आब आने से मुल्क में खुराक के संगीन बहरान का खदशा भी पैदा हो गया है। मुआशी नुकसान के हवाले से माहिरीन का कहना है कि सिर्फ पंजाब में 13 लाख एकड़ जरी जमीन मुतासर हुई है, जिससे चावल की 9%, गन्ने की 7% और कपास की 2% फसल तबाह हुई है। यह नुकसान मजमूई तौर पर 409 अरब रुपए बनता है, जो GDP का 0.3% है। जरी पैदावार में कमी से मुआशी नमू पर बराह रास्त असर पड़ेगा। ग़िज़ाई अजनास की कीमतों में 20 से 30% इजाफा मुतवक्के है और तजारती खसारा $2 अरब तक बढ़ने का खदशा है। बज़ाहिर इसी तनाजुर में वफाकी हुकूमत को हंगामी इक़दामात में ताख़ीर पर सियासी तनकीद का सामना भी शुरू हो गया है, जब पीपल्स पार्टी ने वफाकी हुकूमत को मुसलसल निशाने पर रख लिया है। पहले बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने मुल्क में जरी एमरजेंसी के नफाज में ताख़ीर पर वफाकी हुकूमत को आड़े हाथों लिया था। अब आलमी इदारों से मदद की अपील में ताख़ीर पर भी वो वफाकी हुकूमत पर बरहम हो गए हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने एक्स पर जारी बयान में कहा है कि माहौलियाती आफात के बायस पैदा होने वाली इस तबाही से निपटने के लिए आलमी मुआवनत हासिल करने में ताख़ीर समझ से बालातर है।
चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कहा कि यह बात समझ से बालातर है कि मरकज ने इस पैमाने की आफत के बावजूद अभी तक आलमी इमदाद क्यों तलब नहीं की। उन्होंने कहा कि इस नौयत की आफत के वक्त ये एक आलमी मयार है। ऐसा पिछले सैलाबों के दौरान किया गया था जब मैं वजीर खारजा था। उससे पहले 2010 के सैलाब और 2005 के जल्जले में भी यही हुआ था। दुनिया भर के मुमालिक इस तरह की आफत के बाद पहले 72 घंटों में ऐसा करते हैं। उन्होंने कहा कि लाखों मुतासरीन को इस इमदाद से महरूम रखने की कोई गुंजाइश नहीं। इसके अलावा पीपल्स पार्टी ने सेनेट में करारदाद जमा करवा कर भी वफाकी हुकूमत पर सख्त तनकीद की है। पीपल्स पार्टी की सेनेटर शरी रहमान की जानिब से सेनेट में जमा कराई गई करारदाद में जोर दिया गया है कि फौरी इंसानी इमदाद निहायत जरूरी है, जिसमें लाखों मुतासरा और बेघर शहरियों के लिए बिजली के बिल मुआफ करना भी शामिल है। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म ने भी सैलाब से मुतासरा इलाकों में अगस्त के बिजली के बिलों की वसूली रोकने के अहकाम जारी कर दिए हैं। पाकिस्तान को जिस तरह से सैलाब की सूरत हाल का सामना है, पाकिस्तान को जिस तरह से माहौलियाती तब्दीली का सामना है, उसके लिए शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म ऐसे कौन से इकदाम उठाने होंगे कि आइंदा के लिए पाकिस्तान इन नुकसानात से बच सके। इसी पर बात करके हमारे साथ मौजूद हैं साबिक वफाकी वज़ीर बराए माहौलियाती तब्दीली शरी रहमान साहिबा। बहुत शुक्रिया शरी रहमान साहब, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। ये बताएगा कि पाकिस्तान में जो सैलाब हैं ये तो अब एक न्यू नॉर्मल बनता जा रहा है। जिस तरह से मौसमियाती तब्दीली का पाकिस्तान शिकार है, अगले साल के हवाले से बताया जा रहा है कि शायद 20% इस साल से भी ज़्यादा बारिशें होंगी मानसून में। यानी उसका मतलब वाज़ेह तौर पर यही है कि इस साल के सैलाब से भी ज़्यादा बुरी सैलाबी सूरत हाल अगले साल भी हो सकती है। तो क्या हम यही करेंगे कि जब सैलाब आएगा तो उस वक्त हम जो है वो एहतियात, यानी उस वक्त हम रेस्क्यू में लग जाएंगे लोगों को के बचाव में, या हमने कुछ ऐसे इकदाम उठाने हैं, ऐसी पॉलिसीज बनानी है कि हमने इस तबाही को रोकना भी है, अमली इकदाम भी उठाने हैं? आई थिंक समर ये सवाल हर तरफ गूंज रहा है और बहुत मौजू भी है और मकसूद होता कि हम 2022 के बाद कुछ हंगामी इकदामात लेते और हंगामी के आगे कुछ उसे देर पा हमारे अपने फ्रेमवर्क में, सस्टेनेबल फ्रेमवर्क में ले आते, प्लानिंग की भी, डेवलपमेंट की भी, और क्लाइमेट रेजिलियंस और इंफ्रास्ट्रक्चर और जितना भी फ्लड मैनेजमेंट है उसको सीरियसली लेते, क्योंकि ये साइंस ड्रिवन चीज़ें हैं जी, और इनमें बहुत इजाद और इनोवेशन ऑलमोस्ट डेली होती है, फिगर्स अपडेट होते हैं। तो पाकिस्तान बहुत मुतासिर है। 2022 की बुनियाद पर इस साल जो रिपोर्ट निकली है जर्मन क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स की, जर्मन वॉच जो एक ही इदारा फेहरिस्त बनाता है सारे ममालिक की कि कौन सबसे ज़्यादा मुतासिर है और वल्नरेबल है, तो पाकिस्तान नंबर 1 आया है। 30 ईयर्स में एनालाइज करते हैं तो उस लिस्ट पे पाकिस्तान 22 की वजह से लिस्ट पे आया। अब आप मुझे बताएं कि उसके बाद हमने कुछ कागजी कार्रवाई तो ज़रूर की है और कुछ मुतालबात और कोशिशें की हैं, लेकिन जाहिर है वो जिस पैमाने की हमें ज़रूरत है, जिस स्केल की ज़रूरत है, वो नहीं हुई है। सूबों को मिल बैठना पड़ेगा। एक नेशनल एडेप्टेशन प्लान आपका बना हुआ है, लेकिन उस पर जो जिसमें रेजिलियंस बहुत नज़र आती है आपको, बगैर कम्युनिटीज़ को इन्वॉल्व किए नहीं हो सकता जी। हर सूबे में कम्युनिटीज़ जब तक इन्वॉल्व नहीं होंगी, मुझे अफसोस से कहना पड़ रहा है, ये ऊपर से नीचे काम नहीं किया जाता जी, लोगों से मिलकर करना पड़ता है, सिटीजन से, खासतौर से लोकली। शरी रहमान साहब, आप खुद वजीर रही है, आप खुद वजीर रही है मौसमियाती तब्दीली की, आपने बड़ा काम भी किया है इस हवाले से। वजह क्या है, क्यों जब पूरी दुनिया इस हवाले से पाकिस्तान को बार बार मुतनबे कर रही है कि आप सबसे ज़्यादा वल्नरेबल आप हैं, मौसमियाती तब्दीली का निशाना सबसे ज़्यादा आप बनने वाले हैं, लेकिन यहाँ पे वो जो है वो हमें इतनी ज़्यादा हसासियत या इतनी ज़्यादा परेशानी या फिक्र नहीं दिखाई देती, माँ सिवाय उन चंद महीनों या हफ्तों के कि जब यहाँ पे कोई मौसमियाती तब्दीली का हम शिकार बनते हैं। बाकी पूरा साल यहाँ पे बिल्कुल थिंग्स आर नॉर्मल, कोई ऐसा कुछ है ही नहीं है मामला। तो उसमें इशू क्या है, फंडिंग के इश्यूज हैं या यहाँ पे इतनी ज़्यादा उस वाले से लोगों में जो है वो सेंसिटाइजेशन नहीं है हमारे पॉलिसी मेकर्स के अंदर? समर सिंपल सी बात है, तरजीहात फौरी तौर पर दूसरी हो जाती हैं और ये सिर्फ गवर्नमेंट में नहीं है। माहौलियाती जो हमें तब्दीलियां लेनी है, प्लानिंग से लेकर, बजटिंग से लेकर, कम्युनिटी रेजिलियंस को जिस तरह हमें ऑर्गेनाइज करना है, वो तो कभी डिस्कशन में नहीं आता। आज सिपा सालार ने भी जो है वो इन इलाकों के, सैलाब ज़दा इलाकों के दौरे के दौरान कहा है कि गवर्नेंस के बड़े सीरियस इश्यूज़ हैं, उसमें उन्होंने
जो है वो उस तरफ इशारा किया है। तो ये इश्यूज जो हैं, ये गैप्स जो हैं, ये फिल हो पाएंगे, या वो जो मैंने पहले बात की थी कि जब ये सूरत हाल गुजर जाएगी फिर हमारी तरजीहात कुछ और होंगी? देखिए, मुझे तो आप 2022 से बदतर क्या हो सकता था? या 2010 में भी हुआ, तो एनडीए में लगाया गया। अभी भी मैं कह रही हूँ इनसे कि देखिए, आपको नीड्स असेसमेंट के लिए यूनाइटेड नेशंस की ज़रूरत है। चेयरमैन बिलावल ने बार-बार कहा कि आप यूनाइटेड नेशंस से एक जो उनका इमदादी रोल होता है, उनका इदारा है यूएन ओचा, जिनका काम ही यही है। तो इस तरह तो वो बंद करके चले जाएँगे इदारे, अगर आप उनको इन्वॉल्व नहीं करेंगे अपने बहुत बड़े कौमी सानहे में, ठीक है ना? वो तैयार भी खड़े हैं, वो इस वक़्त कह रहे हैं कि अगर आप हमें पहले तो इमरजेंसी डिक्लेयर करते-करते टाइम लगा, वो भी चेयरमैन बिलावल ने बार-बार कहा। आप फिर बीआईएसपी लोगों को घर तक मुंतकिल नहीं कर रहे अभी भी। तो ये चिकन एंड एग गोल-गोल आर्गुमेंट नहीं घूम सकता, तबाहकारी बहुत ज़्यादा है। इसमें अदाद व शुमार तो हम रोज़ सुन रहे होते हैं, बढ़ रहे होते हैं और चेंज हो हम्म। रहे होते हैं। तो देखिए, तबाहकारी इतनी ज़्यादा है, ख़ास तौर से एग्रीकल्चर तबके में, और ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस बहुत संगीन है। तो जब 4 मिलियन लोग अगर बेघर होंगे, जितने भी होंगे, पहले तो आपने ह्यूमैनिटेरियन फ्लैश अपील करनी है। जो लोग 1-1 मिलियन ममालिक दे रहे हैं, उनको उनको 10 देने पड़ेंगे, हम्म। ठीक है? वो जब फ्लैश अपील होती है, तो वो उनको देना पड़ता है। पड़ता तो नहीं है, मगर वो दे सकते हैं। और 2022 में भी खुद जो प्लेजेस हुए थे लगता वो पैसा भी नहीं आ सका था मुकम्मल तौर पर। नहीं, 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 आई बेग टू डिफर। प्लेजेस आधे ज़रूर आ गए थे, ऐसा ही होता है इन चीज़ों में। हम्म। आप गिनवा लें ईएडी से, ऐसा नहीं हुआ कि नहीं आए, लेकिन नहीं नहीं आधे आए जब थे, आ लेकिन जाहिर जाते, है वो उसका आधा भी नहीं आया। आधा इज़ वेरी गुड, आ जाता है। वी नीड टू नाउ चेक एंड स्टॉप सेइंग कि वो नहीं मिले। भई आपको बिल्कुल मिले, मैं आपको गिनवा देती हूँ, चाहे लोन्स थे, अब आप ग्रांट्स माँग सकते हैं, क्लियरली माँग सकते हैं। अपनी फ्लैश अपील नहीं करेंगे, तो उसकी बुनियाद पे आपको रिकवरी के लिए नहीं कुछ मिलेंगे। और हुकूमत कह रही है हम रिकवरी तो ज़रूर माँगेंगे। तो हम्म। रिकवरी का अगर आप ये नहीं करेंगे और पीडीएमए नहीं बनाएँगे, जो नीड्स असेसमेंट होता है, तो फिर जो एक प्रॉपर नीड्स असेसमेंट होता है, उसके लिए भी यूएन की ज़रूरत होती है, वर्ल्ड बैंक की ज़रूरत होती है, इदारे सब आपको हेल्प करते हैं। ठीक है, बिल्कुल करें। उनको अभी से आप इन्वॉल्व करें, ना लेकिन कि जब शरीर मान साहबा, चला जाए। ज़ाहिर है ये इशू बहुत बड़ा है, और इसमें ज़ाहिर है कुछ शॉर्ट टर्म बीआईएसपी क्यों नहीं इक़दामात हैं, कुछ मुंतकिल हो लॉन्ग रहा टर्म जी? इक़दामात हैं। जी जी, समर कैश सपोर्ट मुंतकिल होना चाहिए लोगों तक, ऐसा ही है। घरों तक। जी, जी। और ज़ाहिर है हमने तो जब जब आप बात करती हैं कि हमने रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर हमने बनाना है, क्लाइमेट रेजिलिएंट, तो उसमें ज़ाहिर है इस मरतबा भी जो तबाही हुई है उसमें बहुत जी। बड़ी वजह तो तजावुज़ात की एक बहुत बड़ी वजह थी। ज़ाहिर है एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स भी हुए, लेकिन उसमें जो एक बड़ा कसूर था वो हमारा अपना भी था कि तजावुज़ात थी। हमने इन्फोर्समेंट के हवाले से भी इक़दाम उठाने हैं, और आइंदा के लिए हमने जो अपना लाइफ स्टाइल है वो तब्दील करना है, एडेप्टेशन को हमने देखना है, तो इस वजह से बड़ी पॉलिसीज़ बननी है। बिल्कुल जी, पॉलिसीज़ बनी हुई हैं। सॉरी, पॉलिसीज़ बिल्कुल बनी हुई हैं। इम्प्लीमेंटेशन का फुकदान है फिर। बहुत ज़्यादा फ़ोकस, इंटरेस्ट, इम्प्लीमेंटेशन, ऑल दीज़ 3 थिंग्स जी। कमिटमेंट होगा, क्योंकि फिर सामने जब तरजीह आती है क्लाइमेट चेंज की, जब समझे आपका पावर का मीटिंग होती है, वो तो उसको तरजीह देती है। अब कोई भी और इक़्तिसादी मीटिंग्स होती हैं, उसको तरजीह। सो प्रेसिंग नीड्स जो हैं पाकिस्तान की ना, वो टाइम के हवाले से और फ़ोकस के हवाले से, वो आपके कैस्केड ऑफ डिसीजन मेकिंग एंड टाइम में वो तरजीह। अच्छा, दूसरा ये बताइएगा शरीर ईमान साहिबा कि ज़ाहिर है पाकिस्तान के अंदर जितने बड़े नुकसानात हमारे हो रहे हैं, जो हुँ। पैसा हम बाद में खर्च करते हैं नुकसानात के बाद, अगर इसका आधा पैसा भी पहले खर्च कर लिया जाए, ज़ाहिर है इस वक्त जब मैं लॉन्ग टर्म स्टेप्स की बात कर रहा हूँ तो उसमें डिफॉरेस्टेशन एक बहुत बड़ा इशू है, जिसकी वजह से पाकिस्तान में टेम्परेचर जो है वो राइज हो रहे हैं हर साल। इस साल तो जो मेट ऑफिस के मुताबिक तो हमारे नॉर्दर्न एरियाज़ के अंदर 7-8 डिग्री तक टेम्परेचर बढ़े हैं। हालांकि अगर आप बात करें जो दुनिया में एग्रीमेंट हुआ था वो तो यही था पेरिस एग्रीमेंट में कि 1.5 डिग्री से ज़्यादा टेम्परेचर नहीं बढ़ना चाहिए, मैक्सिमम 2 तक का कहा गया था, लेकिन यहाँ तो 7 से 8 डिग्री तक टेम्परेचर बढ़ना एक साल में, ये तो बहुत बड़ी जो है एक तब्दीली थी। तो जिससे हमारी तरफ जो है वो ग्लोव के बहुत ज़्यादा इवेंट्स हुए हैं, और बाकी भी ये जो बात होती है पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा जो एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स हुए वो भी इसी राइजिंग टेम्परेचर की वजह से हुए। तो उसके लिए लॉन्ग टर्म स्टेप्स तो हमने उठाने हैं। डिफॉरेस्टेशन का जो मसला है, हमने अपने ग्रीन एरियाज़ को बढ़ाना है। जी, ग्रीन एरियाज़ पर जब आप बात करें,
तो खैबर पख्तूनख्वा पाकिस्तान का सबसे ज़्यादा ग्रीन इलाका हमेशा से रहा है। थोड़ा बहुत आज़ाद कश्मीर है, बट बेसिकली केपी सूबा एक खूबसूरत तरीन और फॉरेस्टेड इलाका था। अब आप चित्राल चले जाएँ या स्वात चले जाएँ, बहुत से इलाके आप देखेंगे। मैं इसको ब्राउनिंग ऑफ पाकिस्तान कहती हूँ, जिस तरह ये भूरे हो गए हैं हरे से, ठीक है? और वो वादी फिर भी आपने 2017 से केपी ने, पहले भी ऐसा हो रहा है, लेकिन पॉलिसी बना के टिम्बर काटा है। आप ज़रा इसकी गूगल करें कि ये क्या होता है, इसको इसकी वुड लॉट पॉलिसी से कहते हैं, वुड लॉट, ओके? ये सूबे ने बनाई। और मैं इस वक्त सियासत नहीं करना चाह रही क्लाइमेट पर, लेकिन जो मिलियन ट्री सुनामी था, बिलियन मिलियन वगैरह, उस वक्त भी मैंने क्रिटिसाइज नहीं किया, बिकॉज इट्स एज अ थियोरी इट्स गुड, तो उसको आप सपोर्ट करते। लेकिन अब तो वो मिलियन ट्री बदनामी बन गई है जी, क्योंकि आपने हर जगह अलाउ किया है वुड कटिंग। वहाँ लोकल्स की कहानियां सुने, टिम्बर माफिया की आमदो-रफ्त देखें, ट्रकें भर भर के। चित्राल तो खाली हो गया, ब्राउन हो गया। आई वाज शॉक्ड टू सी चित्राल। बचपन में मैं गई थी, आई एम रियली हॉरिफाइड। और उसके बाद आप देखें स्वात में भी सूरत हाल है, रिवर पे जाती हैं धुल के, सैनिटाइज होके काबुल से वापस आती हैं अफगानिस्तान से, कि ये काबुल की टेम्पर है या पाकिस्तान की। कि जी जिस तरह आप ट्रैफिक देखते हैं ना ट्रेड का, जी जी। उसी तरह इलीगल स्मगलिंग होती है, यहाँ कटता है, वापस आता है एज अफगान टिम्बर। एवरीबडी नोज, एवरी लोकल नोज, रो रहे होते हैं कि ये लोकल टिम्बर जा रहा है, क्योंकि पहाड़ खाली हो रहे हैं। और पॉलिसी बनाई हुई थी जी 2017 से कि हम काटेंगे। हद होती है ये। और जी। कोई अजीब जस्टिफिकेशन दे दिया कि कुछ इलाकों को जरूरत है काटने की, वो एक अलग चीज होती है, उसको हम सब पहचानते हैं। इनके फॉरेस्ट्री वाले और कुछ अच्छे डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर्स तो रोते रह गए, मेरे पास पहुंचे, पर ऐसे केपी हमारी बात नहीं सुनता, कोई सुबह नहीं सुन कश्मीर के अंदर यही सूरत वो हाल है, सिर्फ केपी नहीं, कश्मीर के अंदर यही सूरत हाल है। पंजाब के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा इश्यूज आए हैं डिफॉरेस्टेशन के। मगर फॉरेस्ट तो जहाँ जिस सूबे में होंगे वहीं वहाँ ही आप पहले देखेंगे ना। वो तो अच्छा, इलीगल कंस्ट्रक्शन आप देखेंगे पूरे मुल्क में चल रही है। अब मगर हम सबको याद है 2022 की सबसे बड़ी जो जो हॉरिफिक इमेज थी, वो एक होटल गिर रहा है जी हाँ। स्वात रिवर में, आपको याद है? धर 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 बिल्कुल। वैसे नीचे आता है, ताश के पत्तों की तरह। फिर वही होटल्स आ गए, वहीं आ गए, एनओसीज दिए गए हैं। तो मतलब अगर आप सबक नहीं सीखेंगे अपने खुद एक्सपीरियंस से और तजुर्बे से, आप अगर मेरी बात नहीं सुनेंगे, आपकी बात नहीं सुनेंगे, लेकिन अपने तबाकुन तजुर्बे से सबक नहीं सीखेंगे, तो फिर तो कुछ नहीं हो सकता ना। फिर ये मैं और आप बात करते रहें। अच्छा शरीमा साहब, फाइनली मिलियंस ऑफ एकड़ फुट पानी जो है वो जाके समंदर में गिर गया, और हमारे मुल्क में पानी का भी बड़ा इशू है, वाटर स्कैर्सिटी के भी बड़े इश्यूज हैं। तो इसी पानी को जो है इसकी स्टोरेज की जाए, जो पानी ज़ाया कर देते हैं हम बरसाती मौसम के अंदर, तो ऐसी कोई पॉलिसीज़ भी नहीं होनी चाहिए, चूँकि डैम्स के बारे से फिर एक डिबेट पाकिस्तान के अंदर छिड़ी है। प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि डैम्स बनने चाहिए, हमें उस पर इत्तेफाक की राय पैदा करना चाहिए। देखिए डैम्स सीएम डैम्स पंजाब में कह रही है कि हमें इत्तेफाक की राय इस पर कायम करना चाहिए, रिजर्वाइज हमें बनाने हैं पानी के हवाले से। तो है आप क्या ना कहती हैं कि इत्तेफाक राय। हम मुल्क दुश्मन तो नहीं है कि हम कह रहे हैं डैम्स, हम कह रहे हैं बना दें। कुछ डैम्स बनने हैं, लेकिन आप उनकी साइज और नौयत देख लें। नीलम झेलम का हाल देखें, कितने साल लगे, कितने कॉस्ट ओवररन्स है। खुदारा कोई रियलिस्टिक बात करें, हकीकत पसंदी देखें। जब तक आप अगर बड़े डैम सोचेंगे तरबेला मंगला साइज के, कहाँ दासू और दियामिर बने हैं? नहीं बने ना, बन रहे हैं। आपको इसके आगे कोई बड़े डैम की कंसोर्शियम फाइनेंसिंग नहीं मिलेगी, ना आपका दरिया को सस्टेन कर सकता है, ठीक है? डैमिंग और बड़े दरिया अब एक बहुत बड़ी पूरी दुनिया में डिबेट हुई है। मैंने बताया, आप गूगल करें कि पुराने डैम अमेरिका ने कितने खत्म किए हैं अपने, जो कोई इस वक्त क्लाइमेट सेंसिटिव सोसाइटी नहीं है, क्योंकि वो एक तो एज कर रहे होते हैं, सिल्ट अप हो जाते हैं, उनको मेंटेन करना कॉस्ट मोर देन रनिंग देम। अब बहुत कम ममालिक अफोर्ड कर सकते। जब तक आप 10-10 साल में नए डैम्स बनाएंगे, तो पाकिस्तान का हाल क्या होगा? दूसरी बात ये कि हमने तो कहा कि आप जो एग्जिस्टिंग डैम्स हैं वो खत्म करें, रन ऑफ द रिवर और दूसरे ऐसे डैम्स बनाएं जो थोड़ा थोड़ा स्टोरेज करें, थोड़ा थोड़ा वो अपना हाइडल पावर करें। दे कांट मैनेज
फ्लड मैनेजमेंट डैम के लिए बहुत मुश्किल होता है, खास तौर सही। से उसके लिए दूसरी चीजें होती हैं। लेकिन हम देखिए, ये एक साइंस है, इसमें बहुत सारे व्यूज हैं। शायद मैं गलत हूँ, आप सही हो, या वाइस वर्सा। एक चीज पे मैं कंट्रीब्यूट करूं, दूसरी चीज पे आप, तो सबकी एक इसमें दानिश होती है। ठीक। आप इज्तिमाई दानिश की बुनियाद पर आगे बढ़े। मगर कभी मीटिंग हुई है वाटर काउंसिल की, आपने सुनी है? एक बनी हुई है मुल्क में? हम्म। कभी भी नहीं हुई है। लेट मी अश्योर यू, क्लाइमेट काउंसिल की मैंने जबरदस्ती करवाई, तो और प्राइम मिनिस्टर सुनते तो हैं, तो उन्होंने करवा दी, तो हर साल अब होती है। लेकिन वाटर काउंसिल शुड बी मीटिंग 3 times a year until they सही। have a solution. It has never met, जिसमें सब सूबे हैं, सब कुछ है। ठीक। बाबा, झगड़ा होगा, लेकिन आपको मैनेज करना है एक दूसरे के साथ, कोई ना कोई हल निकालने हैं ठीक। जो जो काबिल कबूल हों। बहुत शुक्रिया शरीन इमाम साहब, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। तस्वीर आपने गुफ्तगू मुलाजा की साबिक विभाग के वजीर बराए माहौलियाती तब्दीली शरीन इमाम साहबा की, जिनका कहना है कि पाकिस्तान को शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म बहुत से इकदाम उठाने होंगे ताकि सैलाब की और माहौलियाती तब्दीली की तबाहकारियों से बचा जा सके। प्रोग्राम में एक मुख्तर ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, बात करेंगे कल के पाकिस्तान और इंडिया के एशिया कप के टाकरे के हवाले से पाकिस्तान की तैयारी कैसी है, क्या शाहीन भारतीय सुरमाओं को एशिया कप के अहम तरीन मैच में पछाड़ सकेंगे, करना क्या होगा, बात करेंगे ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। हालिया पाक भारत कशीदगी के बाद पाकिस्तान और भारत की क्रिकेट टीमें पहली मरतबा मद्दे मुकाबिल होने जा रही हैं और ये बड़ा टाकरा कल होने जा रहा है यूएई में पाकिस्तान और भारत की टीमों के दरमियान। एशिया कप का ये मैच है जिसमें दोनों टीमें टकराएंगी और इस मैच से पहले भी काफ़ी ज़्यादा हाइप तो इस मैच की बन गई है। भारत अभी भी जो है खेल के ऊपर सियासत को तरजीह दे रहा है। टीम तो उनकी आ गई है खेलने के लिए, चूंकि मेज़बान इसका ज़ाहिर भारत था, लेकिन जो बयानात वहाँ से आ रहे हैं, जिस तरह की इस मैच को भी कंट्रोवर्शियल बनाने की कोशिश हो रही है, जो बीसीसीआई के एहलकार हैं, जो उनके अहदेदार हैं, वो इस मैच को देखने के लिए नहीं जा रहे। भारत ने इससे पहले जो चैंपियंस की आपस में एक लीग हुई थी, उसमें भी भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ मैच का बाइकआउट किया था। इस मैच में प्रेशर किस टीम पर ज़्यादा होगा, हमारे खिलाड़ियों को क्या करना होगा इस बड़े मैच में प्रेशर को हैंडल करने के लिए, बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है क्रिकेट एक्सपर्ट डॉक्टर नुमान नियाज साहब। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने ज्वाइन किया प्रोग्राम में। ये बताएगा कि बड़ा मैच है ये कल पाकिस्तान और भारत के दरमियान, क्या समझते हैं आप ऑन पेपर जो स्ट्रेंथ है दोनों टीम्स की, अगर आप देखें जो स्क्वाड्स को, तो किस टीम को आप बेहतर रेट कर रहे हैं? जो है ऑन पेपर कौन सी टीम आपको बेहतर लग रही है ज़्यादा? देखें समर, इसमें तो खैर बात है तो आरा होनी नहीं चाहिए। हालांकि आज रविचंद्रन अश्विन ने एक स्टेटमेंट दी, वो काफी अरूडाइट, काफी अक्लमंद किस्म का क्रिकेटर है, वो इस क्रिकेट लिटरेट। उन्होंने कहा कि शायद अब अफ्रो एशिया कप होना चाहिए क्योंकि साउथ अफ्रीका आएगी तो कोई चैलेंज मिलेगा इंडिया को, अदरवाइज इंडिया में कोई चैलेंज नहीं है। यहाँ पे मैं ये जरूर कहूंगा कि हमेशा बुरा लगा होगा कि पाकिस्तान को उन्होंने इतना डीमीन किया, लेकिन फैक्ट है कि कुछ शायद लोग भी जालिम सन कुछ सनू मरंदा शौक भी सी। 10 महीने से हम लोअर टियर टीम्स के साथ खेल रहे हैं। वी हैवंट प्लेड अगेंस्ट द टॉप टीम इन द लास्ट 10 months T20s। और लास्ट टूर हमने किया था न्यूजीलैंड का, वहां पे 4-1 जो हम हारे थे वो भी न्यूजीलैंड की नंबर 3 टीम थी और उनसे हम हारे थे। सो अगर ऑन पेपर देखें और स्किल वर्सेस स्किल आप देखें तो देयर इज नो कंपैरिजन, इंडिया इज अ फार सुपीरियर टीम। ये तो हो गई एक बात। लेकिन अश्विन शायद ये भूल गए कि T20 क्रिकेट में, एज यू ऑल्सो प्ले क्रिकेट योरसेल्फ, T20 क्रिकेट में एक इंडिविजुअल ब्रिलियंस ऑन दैट डे कैन डिसाइड द रिजल्ट ऑफ द मैच। और पाकिस्तान के पास कुछ ऐसे प्लेयर जरूर हैं, तो ये प्रेडिक्ट कर देना कि आउटराइटली इंडिया जीत जाएगा, यस दे विल एंटर एज फेवरेट्स, बट एट द एंड ऑफ द डे T20 क्रिकेट होती है। कॉम्बिनेशन तो बड़ा अच्छा बन रहा है वैसे डॉक्टर साहब पाकिस्तान का। अगर हम देखें हमारे पास जो बैटर्स हैं, जिनमें फ़खर जमान है, आपके पास हसन नवाज, मोहम्मद हारिस, शहजादा फरहान, साइम अयूब, फिर मिडिल ऑर्डर में आपके पास आ जाते हैं सलमान अली आगा, और ऑलराउंडर्स में बाकी आप देखें तो फ़हीम, अशरफ हुसैन, तलत खुशदिल शाह, मोहम्मद नवाज़ की बड़ी अच्छी फॉर्म लगी हुई है आजकल। और इंडिया की तरफ अगर आप देखें तो वहाँ उनके बैटर्स में सूर्य कुमार यादव हैं, शुभमन गिल हैं, संजू सैमसन हैं, जितेश शर्मा और रिंकू सिंह हैं। जबकि उनके ऑलराउंडर्स में देखा जाए तो अभिषेक शर्मा हैं, शिवाम दुबे हैं, हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल और तिलक वर्मा। तो ये बैलेंस तो हमें दिखाई दे रहा है दोनों सवाल साइड इसमें एक बड़ी ग्लेयरिंग मिस भी है। इंडिया के भी शायद जो सिलेक्शन हुई है उसमें एक तो शहनाज अय्यर का ना आना, यशस्वी जायसवाल को सिलेक्ट ना करना, में। और फिर शुभन गिल को इसलिए सिलेक्ट करना कि वो परफॉर्मेंस से रेप्लिकेट करें विराट कोहली के रोल को, नॉट विराट कोहली बट उनके रोल को।
लेकिन अगर आप पिछले पाकिस्तान इंडिया के मैचेस उठा के देखें तो वो वन मैन आर्मी विराट कोहली था जो जी हाँ। कि को सिंगल हैंडेड जिता देता था। तो एब्सेंस ऑफ जो है सीजन प्लेयर्स, जिसमें रोहित शर्मा भी नहीं होंगे, रविंद्र जडेजा भी नहीं होंगे, विराट कोहली भी नहीं होंगे, तो इट्स नॉट गोइंग टू बी इजी फॉर दिस न्यू टीम। सेकेंडली, एक जो और इम्पोर्टेंट बात है कि उनका कॉम्बिनेशन भी थोड़ा उधड़ा, क्योंकि अगर शुभमन गिल ने ओपन करना तो संजू सैमसन एज अ विकेट कीपर नीचे चले गए और वो काफी मार्जिनलाइज होंगे क्योंकि वो एक बहुत तगड़े टॉप ऑर्डर बैट्समैन है। अच्छा, ऑल सेट एंड डन, अब पाकिस्तान के आपने जो नाम लिए उसमें भी हमने कल एक एक्सपेरिमेंट किया और हमने चौथे नंबर पे फखर को ले गए। जी हाँ। फखर से रन्स तो नहीं हुए, बट अनडिनाइंग है कि फखर इज द बेस्ट वाइट बॉल क्रिकेटर इन पाकिस्तान बैटिंग अगर हम देखें। जी हाँ। तो उनको हमने मार्जिनलाइज इसलिए किया कि 11 इनिंग्स में सिर्फ 54 रन्स थे हारिस के, हारिस मोहम्मद के। हारिस के, क्योंकि हमने उनको डिस्प्लेस करके नीचे खिलाया था। हारिस नया गेम खेलता है और बेहतर खेलता है। कल जब हमने देखा उसने रन्स कर दिए। अब ये एक और डायलेमा हो गया, क्योंकि मेरे ख्याल में आप एक फास्ट बॉलर शॉर्ट हैं और आप अगर फास्ट बॉलर के बगैर एक बड़ी टीम के अगेंस्ट जाएंगे तो यू मे वेल बी इन ट्रबल। क्योंकि ठीक है कि आपके स्पिनर्स बहुत आला हैं और बहुत अच्छी बॉलिंग करते हैं, 3 डिफरेंट टाइप्स के हैं, लेकिन स्पिन अटैक की मोनोटनी अगर हो जाए तो हम्म। मिडिल ओवर्स में आपको एक फास्ट बॉलर चाहिए होगा, जो कि शायद हसन अली बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकते थे विद ऑल हिज एक्सपीरियंस, हम्म। और वो तो हैं भी। फिर पाकिस्तान के सिलेक्टर्स ने कमाल ये किया हुआ है कि 4 फास्ट बॉलर बेंच में बैठे। मुझे ऐसे लगा पर्थ में हो रहा है एशिया कप लेकिन कि जाहिर है आप वो लेकिन जाहिर है जो इस वक्त आप देख रहे हैं वो आपकी बात तो बिल्कुल ठीक है सिलेक्शन के वाले से, लेकिन जो इस वक्त कॉम्बिनेशन बनाया गया जिसमें 3 स्पिनर्स टीम में खेल रहे हैं, जो रेगुलर स्पिनर्स हैं और 2 फास्ट बॉलर्स हैं, और बाकी आपके जो हैं वो पार्ट टाइमर्स भी हैं, जिसमें आपका साइम सबर अयूब है, जिसमें आपका सलमान अली आगा है। सबर मेरा यही कंसर्न है ना कि आपका जो इवन फास्ट बॉलर जो दूसरा है दैट इज फहीम अशरफ। फहीम अशरफ इज नॉट अ बॉलिंग ऑलराउंडर, इज अ बैटिंग ऑलराउंडर, और शायद उसको नीचे खिला के हम न्यूट्रलाइज करते हैं। वो बहुत हम्म। आला बैट्समैन है टी20 का, उसको ऊपर खेलना चाहिए। एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर बॉलिंग भी आप उसने ये अच्छी की है देखो पिछले मैच के अंदर। बॉलिंग, लेकिन अब इंडिया के अगेंस्ट करनी है ना, तो हम्म। मेरे ख्याल में एक आपको रेगुलर फास्ट बॉलर होना चाहिए। अब एक और जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है वो आती है हसन नवाज। हम्म। हसन नवाज एक बहुत तगड़ा क्रिकेटर है, मॉडर्न क्रिकेट के बहुत करीब है, निकल के मार देता है, एंड ही शुड बी, वो हैंड्स ऑन ट्रेन हो रहा है, हर दिन इम्प्रूव कर रहा है। लेकिन जहाँ पे गेंद थोड़ा हिला या स्लो लो पिचेस पे उसको प्रॉब्लम होता है, क्योंकि वो आते ही अटैक करने की कोशिश हम्म। करता है, वो नहीं चल पा रहा। सो मैं तो यहाँ तक सोच रहा था कि शायद फहीम वुड हैव बीन अ बेटर ऑप्शन एट दैट प्लेस। तो मेरे ख्याल में आपको जाना तो 3 स्पिनर्स के साथ है ही है, क्योंकि इंडिया भी अक्षय पटेल के साथ जाएगा, कुलदीप यादव के साथ जाएगा और वरुण चक्रवर्ती के साथ जाएगा। जी हाँ। आपको 3 तो खिलाने ही खिलाने हैं स्पिनर्स, जी हाँ। लेकिन एक शायद फास्ट बॉलर आपको तंग करेगा अगर आप नहीं जाएंगे, क्योंकि फहीम एक्सपोज हो सकता है बॉलिंग में। बैटिंग तो फ़हीम की जगह किसको शामिल किया जा सकता है जो हमारे पास अवेलेबल हैं? मेरा ख्याल है हसन अली इसमें इनमें तो चारों में से बनेगा। हसन देखिए अली सलमान मिर्जा हैं, इज टू न्यू, वसीम जूनियर की बात भी होती है कि वो भी बड़े अच्छे जो है वो जो है ना वसीम कंटेन जूनियर, बड़ा अच्छा सलमान करते हैं। मिर्जा और हारिस रऊफ है। हारिस हैज हाँ। बीन वेरी एक्सपेंसिव और इन पिचेस पे एग्जैक्ट। शायद वो उतना नहीं होगा। बाकी सलमान मिर्जा और वसीम के साथ बहुत ज्यादती होगी अगर आप उनको एकदम इंट्रोड्यूस कर देंगे इन दिस प्रेशर बड़े मैच मैच में। इन इंडिया। और एट द एंड ऑफ द डे इट इज अ प्रेशर मैच। ये नहीं है एग्जैक्टली। कि इंडिया जो है उसी तरह आएगा जैसे यूएई को हराया। इट इज गोइंग टू बी सम क्रिकेट टुमारो, लेकिन यस, इंडिया विल बी स्टार्टिंग एज फेवरेट्स। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। यकीनी तौर पर हमारे जो शाहीन हैं उनसे उम्मीद है, ये तवक्को है कि वो कल हर सूरत में जिस तरह से जंग के मैदान में पाकिस्तान ने भारत को पछाड़ा है, वो खेल के मैदान में भी भारत का जो गुरूर है उसे हर सूरत में तोड़ेंगे। आज के शो में इतना इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।